दोस्तों हम बात करेंगे मुकेश चंद्राकर कत्ल केस के बारे में। मुकेश आखिर कौन थे? उनके कत्ल के पीछे का क्या राज था? कौन था इस भयानक जुर्म के पीछे? पुलिस ने इस केस को कैसे हल किया? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। इससे पहले मैं आपको ये दर्दनाक वाकया सुनाऊं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अब चलते हैं वाकया की जानिब। मुकेश चंद्राकर इंडिया के एक पत्रकार थे। उनकी उम्र 32 साल थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की खराब सड़कों से मुकेश का नाम जुड़ता है। रिपोर्ट छपने के 10 दिन के अंदर उनका कत्ल हो जाता है। इस हादसे की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ राज्य के बरमगढ़ के तहसील के अंदर एक गांव आता है, पुजारी पारा। ये पूरा इलाका नस्ली लोगों का है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे होंगे। तो यहीं पर पुजारी पारा में मुकेश किराए का कमरा लेकर रहा करते थे। मुकेश की फैमिली में इसके सिर्फ एक भाई थे, युकेश चंद्राकर। ये मुकेश के किराए के कमरे के बिल्कुल सामने वाले कमरे में किराए पर रहते थे। उनके भाई भी एक पत्रकार थे। मुकेश हमेशा काम के बाद अपने भाई के पास जाता। दोनों भाई बैठकर खाना खाते। दोनों भाइयों में प्यार बहुत ज़्यादा था। युकेश भी मुकेश को अपने बच्चे की तरह मानते थे। 1 जनवरी 2025 नए साल की तारीख थी। शाम का वक्त था, मगर आज की शाम मुकेश को घर लौटने में थोड़ा लेट हो गया। भाई ने सोचा कि वो अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी कर रहा होगा। उसके लेट होने पर भाई ने उतना ध्यान नहीं दिया। ऊपर से युकेश के सर पर थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए वो खाना खाकर सोने के लिए जल्दी चले गए। अब 2 जनवरी की तारीख आई। बिल्कुल सुबह सुबह युकेश की आंख खुली। उठते ही उन्हें याद आया कि वो कल से अपने भाई से नहीं मिले। उन्होंने मुकेश के कमरे में किसी को भेजा कि जाओ उसे बुला कर लाओ। पता चलता है कि वो कल रात से घर नहीं आए। भाई ने सोचा कि हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के घर ही रुक गए हों। युकेश ने मुकेश को फ़ोन किया, लेकिन मुकेश के दोनों फ़ोन बंद आ रहे थे। युकेश अपने टाइम पर 9:30 बजे ऑफिस के लिए चले गए। ऑफिस में काम करने के दौरान उन्हें फिक्र होती है। उन्होंने मुकेश को दोबारा फ़ोन लगाया, लेकिन अभी भी फ़ोन स्विच्ड ऑफ आ रहे थे। युकेश ने मुकेश के सारे पत्रकार साथियों को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने भी मुकेश को 1 जनवरी से देखा नहीं था। शाम होते ही युकेश ने छत्तीसगढ़ के एनडीटीवी न्यूज़ चैनल के हेड नीलेश त्रिपाठी को फ़ोन किया, तो उसने बताया कि हाँ, मुकेश ने मुझे फ़ोन किया था और उसने बताया कि वो किसी से मिलने जा रहा है, लेकिन किससे मिलने जा रहा है और कहाँ जा रहा है उसने ये नहीं बताया। युकेश और उसके पत्रकार दोस्तों ने बीजापुर के एक थाने में मुकेश की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। दोस्तों मुकेश के बारे में थोड़ा बताती चलूँ। मुकेश बीजापुर के बसागुड़ा के रहने वाले थे, जो कि नस्ल प्रभावित एरिया है। बचपन में उनके फादर फोर्थ हो चुके थे। उनकी माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते थे कि बच्चों को पढ़ा लिखा सके। युकेश और मुकेश जंगलों में जाकर इमली और मावा जैसी चीज़ें इकट्ठी करते और मार्केट में जाकर बेचते। इस तरह से वो अपनी पढ़ाई के खर्चे उठाते। मुकेश ने अपना घर चलाने के लिए बाइक मैकेनिक के तौर पर भी काम किया। युकेश पत्रकार थे। उन्हें देखकर इनके मन में पत्रकारी की एक जोत जली। मुकेश ने अपने बड़े भाई से जर्नलिज्म सीखना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने मुकेश को कैमरा पकड़ना सिखाया, बोलना सिखाया। 2013 में उनकी मां की कैंसर से मौत हो गई। जर्नलिज्म में आने के बाद उन दोनों भाइयों ने बीजापुर में वाटरफॉल की खोज की। एक लंबी वाटरफॉल, ये छत्तीसगढ़ के राज्य की खूबसूरत जगहों में से एक थी। उन्होंने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के लिए काम किया। मुकेश उन चैनल्स वालों को न्यूज़ ढूंढ कर देते, जिसके बदले में थोड़े बहुत पैसे मिल जाते। कभी तो ऐसा होता कि मुकेश उन्हें न्यूज़ ढूंढ कर देते, लेकिन कुछ पत्रकार उसे अपने नाम से चला देते।
आखिरकार मुकेश ने अपना यूट्यूब चैनल खोला, बस्तर जंक्शन, जिसमें ये बस्तर बीजापुर में होने वाली परेशानियों को कवर करते थे। उनके जर्नलिज्म की अगर बात करें तो ये ऐसे इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करते थे जहां पुलिस वाले भी जाने से डरते थे, यानी नस्लियों के इलाके में। नस्ली लोग अपने इलाकों में ऐसे ऐसे जाल बिछा कर रखते ताकि कोई भी इनके इलाके में जाने की भी हिम्मत ना कर सके। उन्होंने हर तरह की धांधली को लेकर भी सवाल उठाए, जिनमें स्कूल्स, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह की धांधली शामिल है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के योजना के जूनियर इंजीनियर को नस्लियों ने अगवा कर लिया। उनकी बीवी ने डर की वजह से पुलिस में जाकर कंप्लेन नहीं करवाई, कहीं इसके चलते वो इसके शोहर को कुछ कर ना दे। जब इसके बारे में मुकेश को खबर मिली तो वो जंगल जंगल जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, हर नस्ली एरिया में जाकर उन्हें ढूंढते हैं। कुछ दिन की मशक्कत के बाद वो मिल जाते हैं। नस्लियों से बातचीत करके उन्हें समझाकर जूनियर इंजीनियर को आज़ाद करवाते हैं। ऐसे ही एक बार सड़क ठेकेदार था जिनका नस्लियों ने कत्ल करके उनकी लाश को अपने साथ ले गए। सरकार के पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो नस्लियों के पास जाकर उसकी लाश ले पाती। फिर मुकेश उनके पास जाते हैं, बातचीत करके उनकी लाश को उनकी फैमिली के सुपुर्द करते हैं, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। ऐसे ही एक बार 2021 में नस्लियों ने सीआरपी जवानों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 22 जवान शहीद और 29 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए थे। राकेश्वर सिंह, जो कि कोबरा यूनिट के कमांडो थे, नस्ली उनको अपने साथ बंदी बनाकर ले गए थे। ये वाकया उस वक्त काफ़ी मशहूर हुआ था। मुकेश 11 लोगों की टीम बनाकर नस्लियों से बातचीत करके उसको रहा करवाते हैं। मुकेश उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर सेफ जगह पर लाते हैं। सीआरपी ऑफिसर को उसके घर कश्मीर तक छोड़कर आते हैं। इस वाकया की वजह से मुकेश का नाम काफ़ी हाईलाइट हुआ। मुकेश पुलिस पर भी सवाल उठाते थे कि आपने बेगुनाह लोगों का नस्लियों के नाम से कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ नस्लियों के गलत करने पर भी आवाज़ उठाते थे और पुलिस के फेक इनकाउंटर पर भी। एक ऐसा इंसान जो हर वक्त खतरे में रहता हो, 1 जनवरी को अचानक गायब हो जाए तो सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आएंगे। पुलिस ने हर तरह से अपनी कार्रवाई मुकेश को ढूंढने में लगा दी। आखिर मुकेश गए कहां पर? उनकी लास्ट लोकेशन कहां पर थी? लास्ट लोकेशन उनकी अलग अलग आ रही थी। 2 जनवरी की रात पुलिस मुकेश की सीडीआर निकलवाती है ताकि पता चल सके कि आखिरी बार किसका फ़ोन आया था। ये लोकेशन था चट्टनपारा बस्ती का। पुलिस वहां पर जाती है, लेकिन वो जगह बहुत बड़ी थी। इस इलाके में मुकेश को कहां पर ढूंढे? राइट लोकेशन मिला नहीं था, बस चट्टनपारा बस्ती का ही नाम आया था। 2-3 घंटों के बाद मुकेश की कॉल डिटेल सामने आई। इसमें आखिरी की 2 कॉल्स मुकेश के कज़न भाई और सबसे प्यारे दोस्त रितेश चंद्राकर का था। मुकेश और रितेश चचेरे भाई थे। इनमें बहुत अच्छी बनती थी। ये अक्सर एक दूसरे के कपड़े भी पहना करते थे। रितेश से 1 जनवरी की रात 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच 2 बार बात हुई थी। ये ही नहीं बल्कि 31 दिसंबर की रात रितेश ने मुकेश को बार बार फ़ोन किया था और कुछ देर बाद बात हुई थी। अब वो 2 दिन लगातार मुकेश को फ़ोन कर रहा था। पुलिस के मन में ख्याल आया कि रितेश ने ही मुकेश को फ़ोन करके बुलाया होगा। फिर मुकेश को याद आया कि चट्टनपारा बस्ती में रितेश की फैमिली की एक प्रॉपर्टी है। हो सकता है मुकेश वहां पर गया हो। पुलिस वहां पर जाती है। इस घर के 17 रूम्स थे। वैसे तो ये प्रॉपर्टी रितेश के बड़े भाई सुरेश की थी। पुलिस ने ताले की चाबी मंगवाने के लिए सुरेश को फ़ोन किया तो पता चला कि वो भरम घर में है। थोड़ी देर बाद वो घर की चाबी लेकर आता है। पुलिस ने बारी बारी सब लेबर रूम्स को चेक किया। रितेश और सुरेश दोनों मिलकर कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे
उसमें काम करने वाले मजदूर यहाँ पर आकर रुकते थे, लेकिन पुलिस को किसी भी कमरे में कोई भी सबूत नहीं मिला। कुछ पत्रकार भी पुलिस के साथ आए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर सेप्टिक टैंक बना हुआ था, जिसमें वॉशरूम का सारा गंदा मटेरियल स्टोर होता है। पत्रकारों ने नोट किया कि ये सेप्टिक टैंक नया ही प्लास्टर किया हुआ दिखाई देता है, जैसे कि कल परसों ही किया गया हो। ये ठीक से सूखा भी नहीं था। उस पर सुरेश कहता है कि वॉशरूम का रेनोवेशन चल रहा है, उसमें इसका फ्लोरिंग किया गया है। पत्रकारों का इस सेप्टिक टैंक पर शक हुआ। आमतौर पर सेप्टिक टैंक में ढक्कन होता है ताकि टैंक के भरने पर उसका गंदा मटेरियल बाहर निकाल सके, लेकिन यहाँ पर तो पूरा प्लास्टर किया गया है। आगे चलकर ये गंदा मटेरियल कैसे निकालेंगे? पुलिस ने सुरेश से पूछा कि मुकेश कहाँ पर है। उसकी आखिरी लोकेशन तो यहाँ की दिखाई दे रही है, क्या वो यहाँ पर आया था? पुलिस सुरेश का कहना था कि इसका मुकेश से बनता नहीं है, 2 सालों से बातचीत नहीं हुई। मैं तो ससुराल में था, इसका छोटा भाई रितेश कहाँ है? इसके बारे में भी सुरेश नहीं जानता। रितेश के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे थे। मुकेश की गुमशुदगी में रितेश का कोई तो कनेक्शन लग रहा था। पुलिस को पता चला कि रितेश ने रायपुर से दिल्ली जाने वाली टिकट ऑनलाइन बुक करवाई है। 1 जनवरी को मुकेश का कत्ल हुआ और 2 जनवरी की सुबह ही अचानक रितेश ने टिकट बुक की थी। इसे अचानक क्यों जाना पड़ा, यहीं से पुलिस वालों का शक गहरा हो गया। रितेश तो मिल नहीं रहा था, तो इसके करीबी में कौन था जो के साथ हो? जांच करने पर इसके छोटे भाई दिनेश का नाम आया। अब पुलिस दिनेश का भी पता करने लगी, तो पुलिस को पता चला कि वो भेजापुर के जिन्ना हॉस्पिटल में है। दोपहर के 12 बजे तक दिनेश हॉस्पिटल में इलाज करवाने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिनेश को थाने लाकर अपने अंदाज में बातचीत की। पहले तो वह डिनाई करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने CDR लोकेशन रखी तो उसने बताना शुरू कर दिया। इसने बताया कि मुकेश का कत्ल हो चुका है, इसमें इसका भाई रितेश और सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके शामिल है। मुकेश के कत्ल के पीछे मेरा हाथ नहीं है, मैंने तो सिर्फ सबूत खत्म करने में मदद दी है। अब पुलिस महेंद्र राम टेके का नाम सुनते ही उसको ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस ने इसको इसी दिन बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। इसने भी अपना जुर्म कबूल किया। आखिर मुकेश कहाँ पर हैं? इन दोनों ने जो बताया वो बहुत हैरानकुन था। जिस सेप्टिक टैंक को देखकर पत्रकारों को शक हुआ था, इसमें ही मुकेश की लाश थी। अब इस टैंक की खुदाई शुरू हुई। 3 जनवरी की दोपहर को खुदाई शुरू की गई। करीबन 3 घंटों तक ये चलता रहा। शाम के 5 बजे तक सेप्टिक टैंक का एक हिस्सा तोड़ा गया। सच में इसमें एक लाश थी जो नहायत जख्मी हालत में पड़ी थी। इनके जिस्म पर काफी चोटें थी। साफ पता चल रहा था कि किसी भारी भरकम या किसी रोड से वार किया गया हो। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद सुरेश को हैदराबाद में इसके ड्राइवर के घर से अरेस्ट कर लिया। पूछताछ की तो पता चला कि सुरेश मुकेश के कत्ल में मास्टरमाइंड था। दोस्तों, अगर हम सुरेश के बारे में बात करें तो ये पहले एक बावर्ची था। पुलिस के यहाँ ये खाना पकाता था। 1500 इसकी सैलरी थी। 2005 में सलवा जुडम हुआ तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने SPO की वैकेंसी निकाली। इसमें 10वीं पास भी ना होने वाला सुरेश भर्ती हो गया। SPO में काम करने के दौरान धीरे धीरे कांग्रेस के नेता से मिलता था। फिर इसने उनकी छत्र छाया में छोटे मोटे ठेके लेने शुरू कर दिए। ठेकेदारी करने लगा। इसने नौकरी छोड़कर PWP से भी सरकारी ठेके लेने शुरू कर दिए। 2021 में सुरेश ने शादी की थी। ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सुरेश ने अपनी शादी में 12 करोड़ खर्च किए थे। ये अपनी दुल्हन को विदा करके हेलीकॉप्टर से भेजापुर लेकर गया था। सबका ध्यान इनकी शादी में जाता है। एक सरकारी ठेकेदार के पास इतने पैसे कहां से आए? सुरेश को जो गंगानूर में सड़क बनाने के लिए ठेका मिला था, जो कि 120 करोड़ का था। मुकेश ने उसके ऊपर 25 दिसंबर 2024 NDTV के जरिए मीडिया में बताया कि 52 किलोमीटर रोड बनाने में 120 करोड़ कैसे खर्च हो सकते हैं। फिर भी ये रोड बहुत कमजोर था।
उस पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने इंक्वायरी बैठाने के लिए बोला। सुरेश से कहा गया कि अगर वो कसूरवार ठहराया गया तो रोड उखाड़ कर फिर से उसी पैसों से बनाना होगा। यहीं से सुरेश मुकेश से काफी गुस्सा हुए, जिसके बाद सुरेश ने मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। 1 जनवरी को यहाँ के लोगों ने हल्की हल्की चीखों पुकार की आवाज भी सुनी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पोस्टमार्टम में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ, ऐसा खुलासा जो आपका दिल दहला देगा, रोंगटे खड़े कर देगा। मुकेश की कत्ल से पहले तशद्दुद की सारी हदें पार की गई। सर पर चोट के 15 निशान मिले हैं और लीवर के 4 टुकड़े कर दिए गए। किस तरह से पीटा गया होगा। कत्ल से पहले मुकेश की पसलियां तोड़ दी गई। मुकेश की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और उन जालिमों ने मुकेश का दिल तक फोड़ दिया था। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी हैरान रह गया, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह का मामला सामने आना अपने आप में ही एक डर पैदा कर देता है। दोस्तों, इस वाकया को शेयर करने का मकसद था कि आप इससे कुछ सीखें और ऐसे लोगों की मजलिस में मत बैठे जिनसे आपको खतरा हो।